नमस्कार साथियों, किराडो क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, मैं बहुत दिनों बाद में एक बार वापस ये क्लासें ले रहा हूँ। थोड़ा पारिवारिक व्यस्तता के कारण मैं आपकी क्लासें नहीं ले पा रहा था। तो आज से हम लोग पुनः डेली क्लासें प्रारंभ करते हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि हमारे जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन किया था। तो मित्रों, आज हम लोग ज्वालामुखी के बाद में जो भूगोल विषय, यानी जो भूगोल विषय हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उसके अंतर्गत जो आज हमारे जो टॉपिक होगा वो होगा मित्रों पर्यावरणीय समस्याएं। तो ये जो पर्यावरणीय समस्याएं मित्रों, ये वर्तमान समय की, यानी ये मानो मित्रों कि पूरे विश्व के सामने अगर हम लोग सबसे बड़ी समस्या अगर कोई देखे ना, तो वो समस्या यही है मित्रों, पर्यावरणीय समस्याएं। यानी पर्यावरण एक तरीके से ये मानो प्रदूषित हो चुका है मित्रों, और इस पर्यावरण को अच्छा रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और मित्रों, उसके लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, और हमें भी लोगों के अंदर, समाज के अंदर जन जागृति फैलानी चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो। तो आज हम लोग मित्रों कुछ जो हमारी मुख्य मुख्य कुछ पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उन पर्यावरणीय समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे, और उनके प्रभाव, यानी उनके हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं, उनका समाधान क्या है, और उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, और हम लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो मित्रों, सबसे पहले हम लोग पर्यावरणीय समस्या जो शब्द है, इसकी परिभाषा समझते हैं। यानी पर्यावरणीय समस्या होती क्या है। तो देखो मित्रों, पर्यावरणीय समस्या का मतलब है मित्रों, मनुष्य द्वारा प्रकृति में किए गए अवांछित परिवर्तन, जिनसे हुए नुकसान की भरपाई प्रकृति की स्वतः नियामक प्रक्रिया द्वारा नहीं हो पाए, उसे पर्यावरणीय समस्याएं कहते हैं। अर्थात मनुष्य द्वारा हमारी प्रकृति के अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। अब कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं मित्रों, जो कि हमारी प्रकृति के हिसाब से अच्छे नहीं है। अगर मान लो इस प्रकार के कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, और उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, आप अर्थात मित्रों आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि जब भी कोई क्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया भी होती है। तो मित्रों, ये मनुष्य द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती है, तो उनके परिणाम स्वरूप प्रकृति द्वारा भी कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप अपना प्रभाव दिखाया जाता है। तो उनसे प्रभाव के कारण हमारी प्रकृति के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। तो देखो मित्रों, अब ये जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इनका वर्तमान प्रभाव अगर हम लोग देखें, अर्थात इनके वर्तमान प्रभाव क्या है, तो मित्रों वर्तमान प्रभाव है वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग। और उसके परिणाम स्वरूप मित्रों आप लोगों ने और हम सभी ने इस साल महसूस किया है कि देखो मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल भूमंडलीय तापन के कारण आप लोगों ने देखा होगा कितनी भयंकर गर्मी पड़ी है इस वर्ष। और हम लोगों ने तो भगवान से ये प्रार्थना की है कि भगवान इस वर्ष बचा ले आराम से। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा इस प्रभाव के कारण हम लोगों ने इसका बहुत ज्यादा प्रभाव महसूस किया है। तो इसका वर्तमान प्रभाव तो क्या है मित्रों, वर्तमान प्रभाव वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग है, और इसका दीर्घकालिक प्रभाव जलवायु परिवर्तन है। अर्थात जो तुरंत प्रभाव अपने को दिखता है वो वैश्विक तापन है, और जो दीर्घकालिक प्रभाव यानी जो आज तो नहीं दिख रहा लेकिन भविष्य में दिखेगा, और जलवायु परिवर्तन इसके परिणाम स्वरूप हो सकता है। इसका मित्रों एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों ने और हम सभी ने देखा होगा कि अभी आप देखना मित्रों, पिछले 1-2 साल में हम लोग महसूस कर रहे हैं कि सर्दियों के अंदर तो गर्मियां पड़ रही है, गर्मियों के अंदर सर्दियां पड़ रही है। यानी ये जो अपने जो 4 ऋतुएं पाई जाती है ना, ये 4 ऋतुओं का क्रम उल्टा सुल्टा हो गया है। तो ये मित्रों ये जलवायु परिवर्तन का ही लक्षण है। अर्थात अगर मान लो इस प्रकार की परिस्थितियां अगर कंटिन्यू बनी रहती है, तो उनके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तो देखो मित्रों, हम लोग आगे देखते हैं। अगर कोई एग्जामिनर अपने से क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पर्यावरणीय समस्याएं हो रही है, इनका अल्पकालिक या वर्तमान प्रभाव क्या है, तो वर्तमान प्रभाव तो मित्रों ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन है, और दीर्घकालिक प्रभाव जलवायु परिवर्तन है। इसके बाद मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। अब ये जो प्रभाव आपको दिख रहे हैं, इनमें मित्रों जो ये पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं में जो पहली समस्या है उसका नाम है मित्रों हरित गृह प्रभाव
या ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ये जो हरित गृह प्रभाव है इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है मित्रों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखो मित्रों, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये जो मनुष्य द्वारा बहुत ही ज्यादा जीवाश्म ईंधन का मतलब जैसे ये कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह इनका उपयोग किया जा रहा है, और उससे उनके उपयोग के कारण जो उससे जो धुआं वगैरह निकल करके अंतरिक्ष में जा रहा है, उस अंतरिक्ष में जाने के कारण ये जो जीवाश्मी ईंधन है, और ये जीवाश्मी ईंधनों के कारण क्या हो रहा है मित्रों, हमारी जो पृथ्वी है उससे ऊपर की तरफ जाकर के एक परतनुमा स्थिति बन गई है। और उस परत के कारण क्या हो रहा है मित्रों, जब सूर्य का प्रकाश लघु तरंगों के रूप में हमारी पृथ्वी की तरफ आता है, तो ये परत इस प्रकाश को आने तो देती है, लेकिन जब ये प्रकाश हमारी पृथ्वी से टकरा करके पुनः दीर्घ तरंगों के रूप में जाता है, तो इस प्रकाश को या इन सूर्य की किरणों को या इस पार्थिव विकिरण को ये वापस नहीं जाने देती है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है मित्रों, हमारी पृथ्वी के ऊपर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और इस तापमान के बहुत अधिक होने के कारण मित्रों इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है। तो देखो मित्रों, वो क्या क्या प्रभाव है उससे पहले देख लो आप लोग। ये जो सूर्य से जो तरंगें आती है लघु तरंगों के रूप में आती है, और इनमें ऊर्जा अधिक होती है, इनकी गति भी अधिक होती है, और इनकी वेदनशीलता भी अधिक होती है। इसके बाद में मित्रों, ये जो पृथ्वी से टकरा करके पुनः तरंगें वापस आती है, इनमें ऊर्जा कम होती है, इनकी गति कम होती है, और इनकी वेदनशीलता भी अधिक होती है। तो मित्रों, आप लोगों ने विज्ञान के अंदर एक अपने नियम आता है प्लांक का नियम, अर्थात जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उसकी तरंगें दीर्घ तरंगों के रूप में जाएंगी, और जो वस्तु जितनी कम गर्म होगी उसकी तरंगें दीर्घ तरंगों के रूप में जाएंगी, और जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उसकी तरंगें लघु तरंगों के रूप में आएंगी। तो मित्रों, अपने को ये नियम ध्यान रखना है कि जो सूर्य की किरणें होती है वो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी से टकरा करके पुनः वापस ये पार्थिव विकिरण के रूप में दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाती है। तो ये जो हरित गृह प्रभाव है, ये जो परत बन गई है, इस परत के कारण ये तरंगें वापस नहीं जा पाती है। तो देखो मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग इसका समाधान, यानी अब कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उस समस्या के समाधान के लिए हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एक संस्था है UNFFCC। तो उस संस्था के द्वारा मित्रों ये कुछ सम्मेलन वगैरह किए जाते हैं, और इन सम्मेलनों में ये निर्धारित किया जाता है कि हमारे सामने जो ये समस्या है इसका समाधान हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो मित्रों, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव है, इस प्रभाव को कम करने के लिए मित्रों 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो कहां पर है मित्रों, जो अपना जापान है, जो अपना एशिया महाद्वीप का देश है जापान, उस जापान के अंदर एक स्थान है क्योटो। तो क्योटो के अंदर इससे संबंधित ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके बाद में देखो मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग गैसों का प्रभाव, अर्थात मित्रों कई बार एग्जामिनर अपने से ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ही कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ है और उसका सन कौन सा है। तो मित्रों, ये सम्मेलन हुआ है 1997 के अंदर, और क्योटो सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो सम्मेलन है। इसके बाद में मित्रों हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव हो रहा है, इसके अंदर गैसों का प्रतिशत प्रभाव कितना है, अर्थात कौन सी गैस इससे प्रभाव को ज्यादा उत्पन्न करती है। तो देखो मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये मित्रों इसका योगदान इस प्रभाव के अंदर 60% है, अर्थात 60% कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैस है वो इस प्रभाव हेतु उत्तरदायी है। इसके बाद में मित्रों मीथेन गैस का योगदान मित्रों 20% है। और इसके बाद में मित्रों क्लोरोफ्लोरो CFC जिसको बोलते हैं अपन, इसका प्रभाव मित्रों 14% है। कितना है मित्रों? 14%। इसके बाद में मित्रों नाइट्रस ऑक्साइड, इसका प्रभाव मित्रों 6% है। कितना है? 6%। तो अपने को ये याद रखना है मित्रों कि सबसे ज्यादा प्रभाव 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, उसके बाद में 20% मीथेन का है, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका 14% है, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड जिसका 6% प्रभाव है।
अब मित्रों अगर आपको ये इस प्रकार से क्रम से याद नहीं रख सकते तो इनको ऐसे याद रख लो कि ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अपन सी से लिखते हैं, इसके बाद में मिथेन है, इसको एम से लिख दो, तो ये सीएम बन गया। सीएम यानी मुख्यमंत्री शब्द होता है, तो इसको सीएम बना करके याद रख लो। इसके बाद में मित्रों ये क्लोरोफ्लोरो है, इसको भी सी से याद रख लो, और नाइट्रस ऑक्साइड को भी एन से याद रख लो। तो अपने ये तो याद रख सकते हैं कि सी 2 बार आ रहा है और एम पहले आता है अल्फाबेट के अंदर और एन बाद में आता है, तो अपन इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं मित्रों, सीएम सीएन के नाम से याद रख सकते हैं। और इनका प्रतिशत भी कोई ज्यादा नहीं है, 2-4 बार आप कंटिन्यू बोलते रहोगे। 60%, 20%, 14%, 6%, 60%, 20%, 14%, 6%, इस प्रकार से याद रखोगे तो ये याद रह जाएंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मीथेन का योगदान कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, और सीएफसी का कितना है, और नाइट्रस ऑक्साइड का कितना है, तो इस प्रकार से ये याद रखना है। इसके बाद में मित्रों ओजोन क्षरण, यानी हमारे सामने जो दूसरी समस्या है मित्रों वो कौन सी है, ओजोन क्षरण। ये ओजोन क्षरण क्या है मित्रों, इसके बारे में मैं आपको पहले बताऊं मित्रों। जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है मित्रों, हमारी पृथ्वी है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है मित्रों, इसका ये जो वायुमंडल है ऊपर की तरफ, ये जो वायुमंडल है ये चार परतों में बटा हुआ है मित्रों। कितनी परतों में बटा हुआ है, 4 परतों में। और ये 4 परतें कौन कौन सी मित्रों, सबसे पास में तो सौरमंडल, सबसे पास में सौरमंडल, इसके बाद में मित्रों समताप मंडल, इसके बाद में समताप मंडल, फिर इसके बाद में मित्रों आयन मंडल, आयन मंडल, और फिर इसके बाद में मित्रों बहिर्मंडल। ये 4 परतें पाई जाती है। तो मित्रों इसमें से ये जो समताप मंडल है, इससे समताप मंडल के अंदर 20 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है, और इस ओजोन गैस की जो ये परत पाई जाती है इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों ये क्या है, ओजोन परत है। यहाँ पर ये जो सूर्य के प्रकाश की किरणें यानी ये जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, वैसे तो इनको ये रोक लेती है, लेकिन मित्रों हमारे द्वारा जो मानव द्वारा जो विलासितापूर्ण, यानी हम लोग अपने मजे के लिए प्रकृति को बिल्कुल अपन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं मित्रों। तो हमारे द्वारा जो विलासितापूर्ण जीवन जिया जा रहा है उसके कारण जो हम लोग एसी फ्रिज वगैरह ये चला रहे हैं, तो उनसे जो गैसें निकल करके जा रही है, सीएफसी गैसें, क्लोरोफ्लोरो गैसें, उन गैसों के कारण मित्रों इस परत के अंदर छिद्र बन गया है। और छिद्र बनने के कारण मित्रों जो वो हमारी पराबैंगनी किरणें पहले उस परत पर आकर रुक जाती थी, वो अब रुक नहीं पा रही है वहां पर, और वो हमारी पृथ्वी के ऊपर आ रही है। और मित्रों वो ये जो गैस, ये जो पराबैंगनी किरणें, ये हमारी मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। तो हम लोग उनके बारे में देख रहे हैं मित्रों। उससे पहले देखो मित्रों, ये जो ओजोन क्षरण है इसका खोजकर्ता मित्रों 1985 के अंदर जोसेफ फरमन, यानी जोसेफ फरमन नाम का विद्वान है। इस विद्वान ने सर्वप्रथम 1985 में ये बताया था कि ओजोन परत के अंदर क्षरण हो रहा है। कहां पर क्षरण हो रहा है मित्रों, ओजोन परत के अंदर। और ये क्षरण कहां पर हो रहा है मित्रों, अंटार्कटिका महाद्वीप, या जिसको अपन दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, यहां पर इस परत के अंदर क्षरण हो रहा है। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं, समताप मंडल मित्रों मैंने आपको बताया ही था। इस समताप मंडल के अंदर 20 से 35 किलोमीटर पर जो परत पाई जाती है, ओजोन परत जिसको अपन कहते हैं, वहां पर इसके अंदर छिद्र बन रहा है। अर्थात वहां पर क्या है मित्रों, ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही है, ये मित्रों पहले तो क्या करती है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर के ओजोन गैस का निर्माण करती है, और ओजोन गैस के निर्माण के फलस्वरूप ये पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी के ऊपर सीधी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन मित्रों हो क्या रहा है कि ये जो क्लोरोफ्लोरो या सीएफसी गैसें हैं जो कि एसी और फ्रिज से निकलती है, ये मित्रों उस ओजोन परत को तोड़ करके वापस ऑक्सीजन के टुकड़ों में बदल देती है उसको। तो ऑक्सीजन के टुकड़ों में बदलने के कारण मित्रों वो छिद्र बन गया है, और उससे वो पराबैंगनी किरणें जो कि हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है, वो हमारी पृथ्वी के ऊपर अपना प्रभाव दिखा रही है। और इसके मित्रों इसका समाधान हेतु 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
मित्रों ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये अपने कनाडा यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उस उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश है कनाडा। तो कनाडा की राजधानी यानी कनाडा के अंदर एक शहर है मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल के अंदर ये प्रोटोकॉल हुआ था और ये ओजोन क्षरण से संबंधित है। यानी वो आपको यानी पर्यावरणीय, अब वो एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है आपसे, जैसे मान लो मित्रों वो 3-4 प्रोटोकॉल दे देगा और एक तरफ 3-4 समस्याएं दे देगा, पर्यावरणीय समस्याएं दे देगा। उन समस्याओं को उन प्रोटोकॉलों से आपको क्या करना है मित्रों, मैच करना है। यानी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। इसके बाद में देखो मित्रों, अब हम लोग जो तीसरी समस्या है हमारी वो है मित्रों अम्ल वर्षा। वो तीसरी समस्या कौन सी है, अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा में क्या होता है मित्रों, जो ये वर्षा जल है अर्थात वर्षा होती है, उस वर्षा के साथ में अति नगरीकरण से उत्पन्न ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों गैसें हैं, ये दोनों गैसें मिल करके जब वो वर्षा के साथ में हमारी फसलों के ऊपर हमारे ऊपर आती है तो हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। इसके बाद में देखो मित्रों, और इसके परिणाम स्वरूप यानी इसके प्रभाव के कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, तो वो देखो मित्रों ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है, यानी ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। ताजमहल आप लोगों ने देखा होगा मित्रों, आगरा के अंदर बना हुआ है और शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनाया था। और इसके अंदर मित्रों अपने ये जो नागौर है, नागौर के अंदर एक स्थान है मकराना, तो मकराना का जो सफेद संगमरमर जो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, उस सफेद संगमरमर को मित्रों वहां पर लगाया गया था उसके निर्माण में। और मित्रों वो सफेद संगमरमर भी इस अम्ल वर्षा के कारण लगातार पीला पड़ता जा रहा है। इसके बाद में देखो मित्रों, अब हम लोग देखते हैं पर्यावरणीय समस्याओं के प्रभाव, यानी इसके क्या प्रभाव हैं। तो उन प्रभावों में मित्रों देखो, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इससे हमारी पृथ्वी के ऊपर लगभग 29.2% भाग कैसा है मित्रों, स्थल है। 29.2% भाग तो कैसा है, स्थल है। और लगभग 70.8% भाग कैसा है मित्रों, जल वाला है, यानी इसके ऊपर जल ही जल है। लेकिन फिर भी मित्रों अपने सामने ये समस्या उत्पन्न है कि आज भी विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल संकट है। और अब आप लोग या हम लोग खुद सोचें कि ये जल संकट क्यों हो रहा है। तो मित्रों ये जल संकट होने का कारण ये है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर लगभग 70.8% भाग पर जल तो है, लेकिन इसको अपन जैसे अब 100% मान करके इसका अध्ययन करें, ये जो 70.8% भाग वाला जो जल है इसको 100% मान करके अध्ययन करते हैं, तो मित्रों हम लोग देखते हैं कि ये 100% का लगभग 97% भाग तो कैसा है, समुद्रों के अंदर है। और समुद्रों के अंदर मित्रों आप लोगों ने देखा होगा वहां की लवणता बहुत अधिक है, तो वो मानव के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बाद में मित्रों 2% भाग कैसा है, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, यानी जो अपने ध्रुवीय प्रदेश है अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक महासागर, तो वहां पर बर्फ के रूप में ध्रुवीय प्रदेशों में ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। इसके बाद में मित्रों 1% जल स्वच्छ जल है, जो कि जलीय चक्र के रूप में काम में आ रहा है वर्तमान में। तो मित्रों ये जो 2% जो ग्लेशियर वाला जल है, इसको भविष्य का जल कह सकते हैं अपन एक प्रकार से। अर्थात भविष्य में जब हमारे पानी की समस्याएं उत्पन्न होंगी तो इस पानी को हम लोग या इस जल को हम लोग हमारे काम में ले सकते हैं। लेकिन मित्रों जब ये पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वैश्विक तापन हरितगृह प्रभाव के कारण ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, और तेजी से पिघल रहे हैं तो इसके प्रभाव स्वरूप मित्रों हमारे भविष्य में जल संकट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, जल संकट की समस्या होगी। और मित्रों कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी तक मित्रों आप लोगों को पता है कि अपने 2 ही विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ है, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ है। और मित्रों ये भी कहा जाता है कि जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो वो जल के लिए होगा। और मित्रों अगर मान लो भविष्य में जल संकट आएगा तो हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध इस कारण से भी हो जाए। अब आगे देखो मित्रों, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, अर्थात ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है मित्रों,
ये पानी पिघल पिघल करके समुद्रों में जाएगा तो उनका जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ने से भी मित्रों जो तटवर्ती क्षेत्र हैं या जो बीच में द्वीपीय क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक संकट उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वो डूबने के कगार पर हैं। तो देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि मित्रों हमारे भारत के दक्षिणी भाग में मालदीप है, मालदीप के बारे में मित्रों ये कहा जा रहा है कि ये लगभग 2025 में डूब जाएगा। कब तक डूब जाएगा? 2025 तक। तो मालदीप के लोगों के लिए तो समस्या हो गई ना मित्रों। इसके बाद में देखो मित्रों तुवालू, ये तुवालू द्वीपीय राष्ट्र है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है मित्रों कि 2062 तक इस बढ़ते जल समुद्र के स्तर के कारण डूब सकता है। इसके बाद में मित्रों न्यू मर्रे द्वीप, ये न्यू मर्रे द्वीप मित्रों भारत और बांग्लादेश में विवाद का विषय था और मित्रों ये जल स्तर बढ़ने के कारण डूब चुका है। इसके बाद में देखो मित्रों ये जो परावैंगनिक किरणें हमारी पृथ्वी के ऊपर आ रही है, इन किरणों का भी बहुत घातक प्रभाव है मानव के ऊपर और इसके कारण त्वचा कैंसर और खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में मित्रों देखो 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कौन सी त्रासदी उत्पन्न हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल अपने मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो वहां पर रात के लगभग 1 बजे 12 बजे के आसपास एक भोपाल गैस त्रासदी उत्पन्न हुई थी और इसमें मित्रों क्वेश्चन ये पूछा जाता है ज्यादातर कि इसमें जो गैस प्रयुक्त हुई थी वो गैस कौन सी थी? तो मित्रों इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के कारण ये त्रासदी हो गई थी। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं। अब वैश्विक प्रयास, वैश्विक प्रयास अर्थात ये हमारे सामने जो ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए विश्व के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और वो वैश्विक प्रयास कौन कौन से मित्रों? जैसे कि देखो स्टॉकहोम सम्मेलन, जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन, और मित्रों ये हुआ था 1972 के अंदर। कब हुआ था मित्रों? 1972 के अंदर। और मित्रों ये 5 जून से प्रारंभ हुआ था। इस कारण से मित्रों इससे 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया गया था। अर्थात आज भी मित्रों अपना जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। वो 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मित्रों जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था वो 5 जून को ही हुआ था। इस कारण से उसकी स्मृति में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और मित्रों ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो 5 जून को मनाना प्रारंभ हुआ था, ये मित्रों पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित प्रथम प्रयास था। इसके बाद में मित्रों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि अपन ने देखा था मित्रों, अभी बताया था मैंने आपको, ये 1987 में हुआ था और ये जो कनाडा है, कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल में हुआ था ये, और ये ओजोन क्षरण से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? ओजोन क्षरण से। और मित्रों ये 16 सितंबर को हुआ था। इससे कारण से मित्रों 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में मित्रों रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो ये सम्मेलन मित्रों 1992 में हुआ था और इसे फर्स्ट पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। यानी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था। और रियो डी जेनेरियो ये मित्रों अपना जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उससे महाद्वीप के अंदर जो ब्राजील है, ब्राजील की राजधानी है मित्रों रियो डी जेनेरियो, तो वहां पर ये सम्मेलन हुआ था और इसको एजेंडा 21, एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। और ये 22 अप्रैल को हुआ था। इस कारण से मित्रों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में देखो मित्रों एक बार नेट के एग्जाम में जो भूगोल विषय का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि ये जो सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मित्रों इसकी अध्यक्षता ये जो अपने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति थे मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और मित्रों जितने भी सम्मेलन आए हैं उनमें मैंने अध्यक्ष का नाम नहीं बताया। अध्यक्ष का नाम इसलिए बताया है क्योंकि मित्रों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग क्योटो सम्मेलन। ये क्योटो मित्रों जापान में हुआ था और
1997 में हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 1997 के अंदर मित्रों ये, और ये CO2 नियंत्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? CO2 गैस से संबंधित है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करने के लिए किया गया था। इसके बाद में मित्रों जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये 2002 में हुआ था और ये सतत धारित और पोषणीय विकास से संबंधित है। और मित्रों इसमें अंतरराष्ट्रीय निर्धनता कोष का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था मित्रों? अंतरराष्ट्रीय निर्धनता कोष का गठन किया गया था। तो अपने को ये ध्यान रखना है मित्रों, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय निर्धनता कोष का गठन किस सम्मेलन में किया गया? तो मित्रों जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। जोहान्सबर्ग कहां पर है मित्रों? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, और 2002 में हुआ था ये। इसके बाद में मित्रों पेरिस सम्मेलन, ये पेरिस मित्रों फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के किनारे पर स्थित है और विश्व का सबसे सुंदर शहर इसको माना जाता है। सुरा और सुंदरियों का शहर इसको कहा जाता है। और मित्रों ये पेरिस फ्रांस की राजधानी है और ये सम्मेलन 2015 में हुआ था और इसमें अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग मंच का गठन हुआ था। अर्थात मित्रों हम लोग तापमान के आधार पर जो हमारी पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो मित्रों इसमें यह कहा गया था कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश हैं उनको अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग या ज्यादा से ज्यादा उपयोग सौर यानी सूर्य से करना चाहिए। किससे करना चाहिए मित्रों? सूर्य से, जो कि सूर्य आप लोगों को पता है मित्रों सूर्य ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है और यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला स्रोत है। इस कारण से मित्रों ये 2015 में ये सम्मेलन हुआ था और उस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रो, कुछ ऐसा नाम है उनका, वो थे। तो दोनों ने मिलकर के इस पेरिस सम्मेलन का आयोजन करवाया था। इसके बाद में मित्रों पर्यावरणीय दिवस, पर्यावरण दिवस 2022 मित्रों ये स्वीडन के अंदर हुआ था, यानी इसकी मेजबानी किसने की थी मित्रों? स्वीडन में। और इसकी थीम थी मित्रों केवल एक पृथ्वी। इसकी थीम क्या थी मित्रों? केवल एक पृथ्वी। अर्थात ये पृथ्वी की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है कि एक ही पृथ्वी है और इसका ख्याल हम सभी को रखना चाहिए। इसके बाद में मित्रों 2023 के अंदर जो पर्यावरण दिवस हुआ है वो ये मित्रों कोटे डी आइवर यानी नीदरलैंड के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है मित्रों? नीदरलैंड के अंदर हुआ है। और इसकी थीम थी मित्रों प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अर्थात वो आपसे थीम भी पूछ सकता है और विशेषकर मित्रों हो सकता है कि पुराणों की थीम नहीं पूछे, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो चर्चाओं में है यानी जो 1-2 साल में हुआ है उनसे संबंधित थीम आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो 2023 में हुआ है ये प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये इसकी थीम थी। और मित्रों ये इसकी 50वीं वर्षगांठ है। अर्थात पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित जो प्रथम सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में, उसकी ये क्या थी मित्रों? 50वीं वर्षगांठ थी। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग 5 जून 2024 को जो पर्यावरणीय दिवस हुआ है मित्रों उसकी मेजबानी सऊदी अरब ने की है। किसने की है मित्रों? सऊदी अरब ने। और इसकी थीम है मित्रों भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। और मित्रों ये मरुस्थलीकरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलनों की ये 30वीं वर्षगांठ है। कौन सी वर्षगांठ है? 30वीं वर्षगांठ है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि 5 जून 2024 को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसकी मेजबानी किस देश ने की है मित्रों? सऊदी अरब ने की है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम बहुत बड़ी है मित्रों। और बहुत बड़ी कौन सी है? यानी आप लोग अगर मान लो पूरा याद नहीं रहता तो उसको आप लोग अपने हिसाब से भी माइंड में बिठा करके याद रख सकते हैं। जैसे कि इसकी थीम बहुत लंबी है, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। और मित्रों पर्यावरणीय समस्याएं मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक समस्याएं हैं और इन समस्याओं की ओर सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ तो ध्यान दे ही रहा है, साथ ही साथ हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा इसके परिणाम स्वरूप मित्रों अपने जो वर्तमान में राजस्थान सरकार एक पेड़ माँ के नाम अभियान नामक बहुत सारा लंबा अभियान चला रही है और राजस्थान हरियाणा राजस्थान अभियान चला रही है अभी। तो मित्रों ये सब प्रयास हमारे जो ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं
इन पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने के लिए ही किए जा रहे हैं। क्योंकि मित्रों अगर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो मित्रों ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव वगैरह और ये जो ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, ये सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। तो मित्रों आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम लोग नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ मित्रों जय हिंद जय भारत।